नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोग 2026 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाले है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट आज लगाने वाले हैं। हम लोग पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, और इससे ज्यादा प्रश्न आपके साइंस में पूछे ही नहीं जाते, यहीं से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न समीकरण को संतुलित करना। हाँ है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। इससे पहले अगर आप यह चैप्टर पढ़े होंगे तो आप हमको ये बताइए कि यह कौन सी अभिक्रिया है। ये सबसे पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए, इस साइड को LHS कहते हैं और इस साइड को RHS कहते हैं। तो इसको संतुलित करना कुछ नहीं है। देखिए, बेरियम इधर 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जो है वहां पे 4 है। और इधर देखिए, बेरियम 1 है, सल्फर हमारा 1 है और ऑक्सीजन जो कि 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन 4 है, सल्फर इधर 1 है। यानी बेरियम भी ठीक है और हमारा ऑक्सीजन भी ठीक है, सल्फर भी ठीक है। तो यानी संतुलित किसको करना है? तो देखिए हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, परंतु क्लोरीन भी इधर 1 है और इधर क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो यानी क्लोरीन इधर 1 है और इधर 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से हम गुना करेंगे, यानी 2 का गुना कर लेंगे। और हाइड्रोजन के साथ भी वही है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 मतलब 1 है, तो इसको भी 2 से हम गुणांक लेंगे। तो इधर वाले में 2 से हम गुना कर देते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड है और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जो बेरियम सल्फेट किए हैं और यहाँ पे HCl जो बना था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके आगे हम 2 लगा दिए हैं। हम क्लोरीन के आगे यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन तक 2 नहीं लिख सकते हैं। हम जब भी लिखेंगे तो इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि तत्व के साथ हमको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो देखिए, अब यह देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन भी 2 है, इधर क्लोरीन में। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा भी वैसे ही देखते हैं संतुलित करने के लिए। देखिए, तो ये है लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इधर देखिए, अब सब तत्वों को पहचानिए। पहला है लेड Pb, तो इधर Pb 1 है और इधर भी Pb 1 है। इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है और नाइट्रोजन 2 है। तो इधर यानी ऑक्सीजन 6 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितना है, 2 2 4 1 5। इधर ऑक्सीजन की संख्या 5 है और नाइट्रोजन इधर 1 है। तो यानी कि हम इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर 5 है। तो देखिए समीकरण को संतुलित कैसे किया गया है। सबसे पहले इधर ऑक्सीजन की संख्या हम लोग 12 कर देते हैं, यानी 3 दूनी 6 तो यहाँ है और 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। इधर ऑक्सीजन की संख्या हमारा हो गया 12। अब देखिए, जब ऑक्सीजन की संख्या 12 हुआ तो हमारा लेड भी 2 हो गया और इधर भी 2 हम लगा देते हैं, जैसे कि लेड भी 2 हो जाएगा। और ये देखिए, ऑक्सीजन हमारा 4 दूनी कितना हो गया 8 और 8 2 10 और 10 2 12। ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हमारा नाइट्रोजन भी 4 है, 2 यहाँ से आया, 2 दूनी 4, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। कि हम लोगों को तीसरा प्रश्न है, तो भाई ये भी संतुलित करना है। जैसे ही हमने पहला और दूसरा को संतुलित किया है, वो भी आप इससे संतुलित कर लीजिए वैसे ही। ये तो और ही आसान है दोनों से। चलिए चौथा प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या होता है जब लोहा तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है? भाई जब भी लोहे पे जल वाष्प प्रभावित किया जाता है ना, तो फेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालती है। ये हुआ इसका उत्तर। और ये इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 2015 के एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए पांचवा देखता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है? तो भाई ये जो प्रश्न है ना, ये हर साल पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि NCERT से लिया गया है। जब मैग्नीशियम का रिबन जलाया जाता है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीशियम चूर्ण का रंग सफेद होता है। अब देखते हैं हम लोग छठा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी अभिक्रिया कोई बड़ा चीज नहीं है। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का निष्कासन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया करिएगा। अपने हाथ को लीजिएगा और उस पर सांस छोड़िएगा तो वहां पे गर्मी महसूस होगी, उसमें से उष्मा निकलती है। तो यह भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए सातवां देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है? तो भाई ये तो है परिभाषा, पर आप अपने शब्दों में लिखिएगा ना तो इससे ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। तो भाई रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, बस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या उससे जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं उत्पाद, उन दोनों को हम सूत्र और प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित कर देते हैं और इसी विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये यही बात था ना जो कि हिंदी में बोला कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन जलती है हवा की उपस्थिति में तो क्या होता है। तो इसको रासायनिक समीकरण में लिखें। Mg और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किया और ये है रासायनिक समीकरण। बस इतना ही आपको समझना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको हमने उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण श्वसन दिया है, पर यहाँ पे कार्बन का उदाहरण दिया कि कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में काफी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। आप भी उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे निकलती है। अब देखते हैं अभिकारक क्या है। तो भाई अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई ये अभिक्रिया हो रहा है तो ये जो है ना जो भाग लिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर भाग लिए अभिक्रिया में, तो ये हो गया अभिकारक। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड में होता है, मतलब इस साइड होता है। और उत्पाद की बात करें तो इससे जो निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा, वो हुआ उत्पाद हमारा। समझे कि नहीं? तो आशा है कि आप अभिकारक और साथ में उत्पाद के बारे में भी समझ गए होंगे।
अब देखिए 10वां प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोरीन में जलकर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में लिखिए। यह देखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया हमको बता दिया और इसका रासायनिक समीकरण हमको पूछ रहा है। तो भाई कुछ नहीं कर रहा, एल्युमिनियम क्लोरीन में जल के, तो एल्युमिनियम का Al सूत्र होता है, क्लोरीन में जला है तो देखिए क्लोरीन में जला है तो AlCl3 का निर्माण हुआ है। अब इसको संतुलित कर लीजिए। अब देखिए क्लोरीन के आगे 2 है, क्लोरीन के आगे 2 है, यहाँ क्लोरीन के आगे 3 है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो आगे 2 लगा देते तो 3 दूनी 6 इधर भी हो गया और 3 दूनी 6 इधर भी हो गया। अब 3 दूनी 6 और एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, इसी कारण इसके आगे भी 2 लगा दिए। अब हम लोग 11 प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित से आप क्या समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि तत्वों के दोनों ओर की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। देखिए इधर क्लोरीन का 6 है, इधर भी क्लोरीन का 6 है, इधर एल्युमिनियम का 2 है, इधर भी एल्युमिनियम का 2 है, यानी कि दोनों तरफ अभिकारक हो या उत्पाद हो, सभी के तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, वही समीकरण संतुलन कहलाता है। 12 नंबर देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो भाई इसको आप संतुलित कर लीजिए, आसान प्रश्न है, उत्तर भी दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। 13 आप देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो भाई देखिए 2 पदार्थ जब मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण करें ना, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई A और कोई B मिलकर C का निर्माण कर रहा है ना, तो उसको संयोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में दिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ये सब अभिक्रिया हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ है कब पूछा गया है। अब देखते हैं 14 नंबर हम। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित के रूप में पुनः लिखिए और इस समीकरण को दर्शाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। देखिए यहाँ पे कह रहा है समीकरण को संतुलित करें और पुनः लिखिए और इस समीकरण में दर्शाइए कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है पर दर्शाया नहीं गया है। हमको कह रहा है संतुलन करके आप दर्शाइए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए प्लस करके हम ऊष्मा लिख देते हैं, पता चल गया कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और साथ में इसको संतुलन कर लेते हैं, जो कि आपको हमने कई बार संतुलन करके बताया है, आप आसानी से समझ जाइए इसको। अब 15 है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो भाई जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है, यानी ऊष्मा निकलता नहीं है, ऊष्मा अवशोषित होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, समान भाषा में समझिए। अब 16 नंबर प्रश्न है। रासायनिक समीकरण में प्रतीक क्या प्रदर्शित करता है। तो भाई रासायनिक समीकरण में प्रतीक है ना, जो द्रव की अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे ठोस वस्तु को S से लिखते हैं, है कि नहीं। कोई जल है तो AQ से लिखते हैं, जलीय विलयन को। कोई लिक्विड है तो उसको L से लिखते हैं। ऐसे करके जो दर्शाया जाता है ना, कोई गैस है तो उसको G से लिखते हैं। ऐसे करके दर्शाया जाता है ना, वो उसका भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। 17 का रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अभी बात किए थे कि जिसमें ताप का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक AQ क्या प्रदर्शित करता है। तो भाई रासायनिक समीकरण में AQ है ना, जो जल में बना हुआ विलयन है, यह जलीय विलयन को प्रतीक करता है, यानी प्रदर्शित करता है। अब देखिए संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हैं। भाई संतुलित समीकरण आप जान रहे हैं कि दोनों ओर की परमाणु संख्या समान होने पर संतुलित करते हैं, और दोनों ओर की परमाणु संख्या समान नहीं है तो उसे नॉर्मल भाषा में असंतुलित समीकरण कहते हैं। और इसे एक और चीज कहते हैं जिसे कि कंकाली समीकरण भी इसे कहते हैं। यह बात आप गौर करिएगा। 20 नंबर देखते हैं कि दिए गए समीकरण ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। देखिए भाई इसमें आसान भाषा में है कि जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसे ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है और साथ में आयोडीन है। अब देखिए अब मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया और सल्फर को बाहर निकाल दिया। भाई हाइड्रोजन सल्फाइड के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनें रहते हैं, जब इससे टूटता है ना तो वो ऑक्सीजन आके इससे जुट जाता है। जहां पे ऑक्सीजन आई के साथ जुटा तो इसी कारण आयोडीन में ऑक्सीकारक हुआ, इसीलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। आप अगला प्रश्न, उपाचायक क्या होता है। उपाचायक क्या होता है। वह पदार्थ है जो उपचयित होता है, इसे उपाचायक कहते हैं। नंबर द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो भाई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें आयनों का आदान प्रदान करके अभिक्रिया होता है, यानी वे अभिक्रिया जिनमें 2 यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, जैसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण हम लोगों का पहला ही क्वेश्चन है। देखिए बेरियम क्लोराइड और जो सल्फ्यूरिक अम्ल था वो दोनों अभिक्रिया किया, तो इसका क्लोरीन उसके पास चला गया, इसका सल्फेट इसके पास चला आया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो ये जो बेरियम सल्फेट अपक्षेप के रूप में बन गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बन गया। तो ये जो है ना, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, समझे। हम लोग अगला निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकृत उपचयित होने वाला अवयव को पहचाने। तो भाई इसमें जो उपचयित हो रहा है ना वो सोडियम हो रहा है, क्योंकि सोडियम के पास +1 होता है और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण यह ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है, इसलिए सोडियम है। 24 देते हैं। अपघटन अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो भाई जैसे अपघटन अभिक्रिया सही में कहें तो यह एक प्रकार का विभोजन अभिक्रिया भी कहलाता है, यानी एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाना ही अपघटन अभिक्रिया है। तो वह उष्मा के जरिए टूटे, या तो वह प्रकाश के जरिए टूटे, और तो वह विद्युत के जरिए टूटे। जैसे जल टूट जाता है विद्युत के कारण। और एक सबसे फेमस उदाहरण है AgCl, सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश देते हैं ना तो
सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को अंधेरे में रखा जाता है। उदाहरण आप ध्यान में दीजिएगा। और इसको जब प्रकाश दिया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर भी हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर क्यों हो जाता है, तो आप बताइएगा कि सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन के कारण सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, इसी के कारण उसका रंग धूसर हो जाता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है। तो भाई उत्प्रेरक की यह भूमिका होती है ना रासायनिक अभिक्रिया में कि यह रासायनिक अभिक्रिया को गति को घटा या बढ़ा देता है, बस इतना ही इसकी भूमिका होती है। अब आते हैं हम लोग जल के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पे उत्पन्न गैस के दुगना होता है। दोनों गैस का नाम बताइए। तो आपको बोले ना अभी कि अपघटन द्वारा ही, विद्युत के अपघटन द्वारा ही जल टूटता है, यानी जो H2O होता है जो दोनों हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यही है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण दिया है और बोल रहा है यह कौन सा अभिक्रिया है। तो जैसे है आयरन और कॉपर सल्फेट जो बना है फेरस सल्फेट और कॉपर। तो भाई यहाँ पे आयरन ने कॉपर के विलयन को विस्थापित कर लिया, यानी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसी कारण आयरन जो है कॉपर के विलयन को विस्थापित करके आयरन सल्फेट और कॉपर को नीचे बैठा देता है अपक्षेप के रूप में, और यह अभिक्रिया जो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण दीजिए। तो ये दोनों है जो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। आप लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे, दो तत्व मिलकर एक का निर्माण करें उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग, यही बात आ गई समीकरण को संतुलित करना। तो भाई आप इसको आराम से कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम है क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। 31 कह रहा है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन। भाई तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ देखिए 32 और 33 दोनों है ना जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे प्रश्न है। तो ये दोनों को आप आसानी से आसान भाषा में समझ के आसान से संतुलित कर लीजिए। अब हम लोग 34 देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो जब मैग्नीशियम है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है वायु की उपस्थिति में, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर है। समीकरण को संतुलित करें। तो भाई देखिए हम इसको संतुलित कर लेते हैं। जैसे आपको हम पहले ही बताएं, सबसे पहले तत्व को पहचाने, मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन, इधर भी मैग्नीज क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखिए इधर मैग्नीज कितना है, 1 है, और इधर भी मैग्नीज 1 है। अब देखिए सबसे अधिक तत्व को पकड़िए जिसका ज्यादा परमाणु संख्या है। ज्यादा परमाणु संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इधर ऑक्सीजन की 2 है और इधर ऑक्सीजन की कितना है, इधर ऑक्सीजन का 1 है, क्लोरीन 2 है। तो भाई इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन तो 2 होना चाहिए। तो 2 जब यहाँ पे लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4 यहाँ हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हम करेंगे, है कि नहीं। जब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, और जब इधर हाइड्रोजन 4 हुआ तो क्लोरीन भी 4 हो गया। तो ये क्लोरीन ऑलरेडी 4 है, क्योंकि इधर क्लोरीन 4 हो गया तो क्लोरीन इधर ऑलरेडी 4 है, 2 और 2 4, तो क्लोरीन के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। और देखिए मैग्नीज क्या है, मैग्नीज तो ठीक है, मैग्नीज ठीक है। अब हाइड्रोजन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया हमारा। तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया, H खाली 4 यहाँ पे लगा दिए और 2 यहाँ पे लगा दिए, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए 36 कह रहा है संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये प्रश्न है ना जो VBI प्रश्न है, हमेशा VBI प्रश्न है। बता दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी इससे तब कहते हैं जब दोनों ओर की परमाणु संख्या समान हो। अभिकारक और उत्पाद दोनों LHS एवं RHS दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या समान होना चाहिए, तो हमारा समीकरण संतुलित है। और ये क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। इसी के कारण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित होना चाहिए। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, और ये प्रश्न जो है आपको धातु अधातु आदि चैप्टर में हमेशा मिलेंगे। जब मैग्नीज एक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। तो भाई आप अपने दिलो दिमाग और गुर्दा में सेव कर लीजिए कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाएगी। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाती है। नहीं तो देख लीजिए मैग्नीज यहाँ पे है और इसका अभिक्रिया किससे हो गया, HNO3 से, HNO3 से। तो ये जो हो जाएगा ना, मैग्नीज यहाँ निकल जाएगा और NO3 यहाँ बनेगा, 2 देते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। यानी कहने का मतलब है धातु से जब अम्ल अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के सभी प्रश्नों को किए हम, ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर अगर आपको चाहिए कि हम सभी मॉडल पेपर को कराएं तो हमें कमेंट करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में बोले कि हाँ हमें चाहिए, तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।